जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मगध साम्राज्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पूरी तरह से कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग मौर्य वंश का शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा मौर्य वंश हम लोग कवर कर लें। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सब देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्थापना करते हैं मौर्य वंश की। देखिए क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि जो नंद वंश था, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी। लेकिन उसका जो अंतिम शासक था घनानंद, वह विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है और भोग विलास में बहुत ज्यादा वह लिप्त हो जाता है। तो उसी की समाज में एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था चाणक्य, जिन्हें आप लोग चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। वह क्या करता है कि घनानंद विष्णुगुप्त की पूरी तरह से बेइज्जती कर देता है, उन्हें अपमानित कर देता है अपने राज्यसभा में और अपने राज्यसभा से उन्हें बाहर कर देता है। तो वो जो चाणक्य थे उन्होंने नंद वंश को पूरी तरह से खत्म करने की कसम ले लेते हैं। आगे चलकर वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं और उससे राजकाज संबंधी शिक्षाएं देते हैं, युद्ध नीतियां समझाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद का वध करवाते हैं और मगध साम्राज्य में नंद वंश का पूरी तरह से वह खात्मा कर देते हैं, जिसकी वो कसम लिए रहते हैं। तो इस तरह से कहां पर मगध साम्राज्य में पूरी तरह से एक नए राजवंश का उदय होता है जिसका नाम है मौर्य वंश। तो आज के वीडियो में हम लोग मौर्य वंश को ही समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रतापी शासक हुए और उनके द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसी भी वीडियो या फिर किसी वंश को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ता है। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसे? मौर्य वंश को। तो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली, इसके बारे में हम लोग सबसे स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। अर्थात दो स्रोत इसके मिले हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं और पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में तीन प्रतापी शासक हुए। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में और जस्ट उसके बाद हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से पूरा का पूरा मौर्य वंश आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ही आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये जो मौर्य वंश है बहुत बड़ा है। ठीक, तो मैं साथ ही साथ लिखता भी रहूंगा और एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, चीजें आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या पढ़ना है? मौर्य वंश जिसका टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अर्थात यह जो कालखंड है मौर्य वंश का मगध साम्राज्य में सबसे बड़ा कालखंड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? जानकारी के स्रोत मतलब कि मौर्य वंश के बारे में हमें कहां कहां से जानकारियां मिलती हैं। तो पहली है साहित्यिक जानकारी या साहित्यिक स्रोत। ठीक, साहित्यिक स्रोत। और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तात्विक स्रोत। ठीक है, अब इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या चीजें थी जिनके माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में पता लगता है या मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है, और पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत कौन कौन से साक्ष्य हमें मिले हैं जो हमें बताते हैं कि मौर्य वंश नाम का भी एक वंश मगध साम्राज्य में शासन किया करता था। ठीक, तो साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे पहला निकल के आता है वह क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक, दूसरा निकल के आता है इंडिका। बस आप लोग लिखते रहिए मेरे साथ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा कौन सा निकल के आता है? मुद्रा राक्षस। ये वो कृतियां हैं जिनके माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में पता लगता है। ठीक, चौथा है पुराण और पांचवें नंबर पर आता है क्या? साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, पुराण और जैन तथा बौद्ध ग्रंथ। जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से
हमें पता लगता है मौर्य वंश के बारे में। कैसे लगता है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले पुरातात्विक स्रोत भी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले अशोक के अभिलेख, ठीक है। दूसरे पर आता है भवन स्तूप। आप सबको पता है कि सम्राट अशोक ने, ऐसा कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे। कौन? सम्राट अशोक। तो भवन, स्तूप, गुफा इत्यादि, जैसे कि मृदुभांड वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हमें पता लगता है। लास्ट में आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। अभी हम लोग देख रहे हैं मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारियां कहां कहां से मिली है। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आते हैं साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। और चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के एक तरह से गुरु थे, वो मंत्री भी थे, ठीक। तो उन्होंने ये जो अर्थशास्त्र लिखा है, इस अर्थशास्त्र में कहीं से कहीं तक अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं की गई है। यह एक तरह से राज्य व्यवस्था के बारे में इसमें बात की गई, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई है चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, ठीक। दूसरे पर आता है इंडिका। इंडिका की रचना की है मेगास्थनीज ने, और मेगास्थनीज ने इंडिका में भी बताया है मौर्य वंश के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाखदत्त ने, और इन्होंने बताया है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के दम पर या चाणक्य की बुद्धि के माध्यम से पूरी तरह से घनानंद का विनाश कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद आता है पुराण। तो पुराणों में भी बात की गई है जैन ग्रंथ, किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में भी जैन धर्म के बारे, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में भी मौर्य वंश के बारे में बात की गई है। इससे यह पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी जाति के बारे में बताया गया है। ये लोग क्या कहते हैं कि यह क्षत्रिय वंश के थे, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र वंश के थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर। तो जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें अशोक के अभिलेख, आप सबको पता है अशोक के कुल 40 अभिलेख हैं जिनके माध्यम से हमें पूरी तरह से मौर्य वंश के बारे में पता लगता है। भवन, आप लोग अगर जानते होंगे तो पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक का भवन आज भी है। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजधानी है, वहां पर सम्राट अशोक के भवन के कुछ अवशेष आपको मिल जाएंगे। सम्राट अशोक ने बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया था, बौद्ध स्तूप का, उससे भी हमें जानकारियां मिलती हैं। बहुत सारी गुफाओं में भी मौर्य वंश के बारे में हमें चीजें मिल जाती हैं जो क्या की गई हैं, बताई गई हैं। जूनागढ़ अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें साहित्यिक स्रोतों में, सबसे इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस, जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। इसमें वही बताया गया है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बुद्धि के प्रयोग से पूरी तरह से घनानंद का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और पुरातात्विक स्रोतों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था तो ये भी आप लोग जान लेंगे, मैंने आप लोगों को बता रखा है। जूनागढ़ अभिलेख को गिरिनार अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। यह रुद्रदामन का अभिलेख है। किसका? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया है और इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो आप लोगों ने सुदर्शन झील के बारे में नाम सुना होगा। सुदर्शन झील का नाम आप लोग सुने होंगे, कई बार एग्जाम में वहां से प्रश्न बनता है। तो इस जूनागढ़ अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था तो उस समय गिरिनार प्रांत का जो राज्यपाल था या जो सूबेदार था वह पुष्यगुप्त था और उसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया तो पुष्यगुप्त ने करवाया। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और उनके आदेशानुसार। तो ये चीजें वहां पर मिलती हैं। तो ऐसे हमें पता लगता है मौर्य वंश के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारियां मिलती हैं। अब आगे बढ़े तो हम लोग देखें कि मौर्य वंश में कुल कितने शासक हुए, ठीक है। मौर्य वंश में कुल कितने इंपॉर्टेंट शासक हुए तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है वह 322 में घनानंद को पराजित करते हैं। 322 से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चलता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र आते हैं जिनका नाम है बिंदुसार। अब यहां कंफ्यूजन होगा आपको, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे, इसमें हर्यक वंश हम लोगों ने पढ़ा था। हर्यक वंश में जो पहला शासक था उसका नाम क्या था, बिंबिसार था। तो बिंबिसार हर्यक वंश का था, लेकिन बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार हुआ और इसका शासन कब से कब तक चला, तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद बिंदुसार के कुल 100 पुत्र थे, ऐसा माना जाता है, जिनमें से अशोक ने अपने कुल 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और आगे चलकर वह शासक बनता है। मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब मैं अशोक के बारे में पढ़ाने लगूंगा तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा सम्राट अशोक के बारे में। तो यह 269 ईसा पूर्व में शासक बनता है और 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से जो कंटिन्यू हो रहा था कि 298 तक इसने किया, फिर 98 से 73 तक इसने, लेकिन अशोक 269 में शासक क्यों बना, क्योंकि 73 में जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो 73 से लेकर 69 तक बीच के 4 वर्षों में सम्राट अशोक अपने भाइयों से ही युद्ध करता है। वह अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारता है, तब जाकर वह शासक बनता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो 269 से लेकर 232 ईस्वी तक यह शासन करता है, लेकिन ये अंतिम शासक नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि 185 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है मौर्य वंश का। तो जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बृहद्रथ, जिसकी हत्या 185 बीसी में कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी जाती है। यह जो पुष्यमित्र शुंग है, यह मौर्य वंश में ही क्या था, मौर्य साम्राज्य में ही सेना नायक के पद पर था और इसने धोखे से क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का पूरी तरह से खात्मा कर दिया। और वहां पर यह लेकर आता है शिशुनाग वंश। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 3 शासकों के बारे में अब पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका जो प्रोफार्मा है समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे अशोक के 40 अभिलेख हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं उसे भी हम लोग देखेंगे, किसमें किस चीज के बारे में आदेश दिया गया है, सारी चीजों को हम लोग विस्तृत तौर पर देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से पुटअप करूंगा, जैसे कि पिछले वीडियोस में करता आया हूं मैं। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं रफ करता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके माध्यम से, विष्णुगुप्त के माध्यम से। विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जिसे आप लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुभारंभ करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका टाइम पीरियड 322 से लेकर 298 बीसी तक है। मतलब 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है। तो यह क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की किसकी, मौर्य वंश की। किसके माध्यम से की, तो चाणक्य के सहयोग से इसने मौर्य वंश की स्थापना की। कैसे, देखिए कई बार प्रश्न बनता है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की और किसका नाश करके, या किस वंश को इसने खत्म किया था। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको यह मौत के घाट उतार देता है, अर्थात यह वध कर देता है युद्ध भूमि में। टाइम पीरियड क्या था, 322 ईसा पूर्व। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका वध किया, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का वध कर दिया और उसने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के जाति को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखिए मैं वही पॉइंट बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारी विजय की थी। ठीक,
ऐसा कहा जाता है कि यह इसके क्या कहते हैं, इसका जो सेना थी, जो इसकी चतुरंगिनी सेना थी, और उसमें यह क्या करता है कि 6 लाख ऐसे करके कुछ दिया गया हाथियों के साथ यह पूरे भारत को रौंद डालता है। तो हम लोग उन युद्धों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जहां से आपकी यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी जाति, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन है। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का कहा, किसने शूद्र वंश का तो कहा। ठीक है, तो देखिए जैन और बौद्ध, इन 2 ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया, और ब्राह्मण ग्रंथ में इसे शूद्र बताया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहां बताया गया है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। जैसे कि अगर आप लोग पढ़ेंगे जो विशाखदत्त की रचना थी, कौन सी, मुद्रा राक्षस, और जो पुराण है उनमें भी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताया गया है। ठीक, तो यह हो गई इसकी जाति। अब आते हैं इसके नाम पर। इसके नाम पर भी बहुत कंफ्यूजन है। देखिए विदेशों में ना इसके 2 नाम फेमस थे। देखिए क्या होता है कि जब इसका टाइम पीरियड चल रहा होता है तो उस समय कुछ विदेशी यात्री भी आते हैं, जैसे कि विदेश अर्थात यूनान के लोग आए हुए थे। तो यूनान की किताबों में लिखा गया है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, इन 2 नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहां किसे जा रहा है। तो विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति ने क्या किया, यह परिभाषित किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि किन इतिहासकारों ने इसे कौन सा नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि बहुत बार यहां से प्रश्न बना है। देखिएगा ध्यान से आप लोग, देखिए जस्टिन और स्ट्रेबो नाम के 2 इतिहासकार हैं जिनका कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था, सेंड्रोकोट्स ऐसे करके लिखते हैं। और आगे अगर हम लोग बढ़े तो कौन आते हैं, एपियन और प्लूकार्ट। एपियन और प्लूकार्ट, ये जो 2 इतिहासकार हैं ये बताते हैं कि उसका नाम एंड्रोकोटस था। एंड्रोकोटस, ठीक। तो इन्होंने 2 नामों की व्याख्या अपने किताबों में की है, लेकिन ये परिभाषित नहीं कर पा रहे थे लोग, बाद के लोग, कि इन दोनों नामों का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो आगे चलकर विलियम जोन्स, नाम बहुत आएंगे इस वीडियो में, ध्यान से समझिएगा। विलियम जोन्स ने बताया कि जस्टिन और स्ट्रोबो जिसे सेंड्रोकोटस कहते हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य है। एपियन और प्लूकार्ट जिसे एंड्रोकोटस कहते हैं वह भी चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक नाम है। तो नाम और जाति में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस युद्ध है। मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। जब कल का वीडियो हम लोगों ने देखा था तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि मकदूनिया अर्थात मेसोडोनिया का जो एक शासक था, आक्रांता था, जिसका नाम था सिकंदर, जब वह भारत आता है तो वह भारत में बहुत सारी जगहों पर विजय प्राप्त करता है। तो वह तक्षशिला पर भी विजय प्राप्त करता है, और जब वह यहां से वापस जाता है तो तक्षशिला में अपना एक शासक नियुक्त कर देता है जिसका नाम है सेल्यूकस। ठीक, सेल्यूकस नाम का शासक था जिसका युद्ध हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। टाइम पीरियड है 305 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट युद्ध है क्योंकि यहां से बहुत सारे आप लोगों को पॉइंट निकल के आएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस से युद्ध करते हैं जो तक्षशिला का शासक रहता है, और वह पराजित हो जाता है, संधि कर लेता है। तो संधि में 3 चीजें होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की थी उसे लाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, साथ ही साथ
चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी सेल्यूकस को 500 हाथी देते हैं और उसके बदले में काबुल कंधार, हेरात और मकरान 4 प्रांतों की सूबेदारी मिल जाती है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। यह 4 प्रांत पहले सेल्यूकस के अंडर में रहते थे, लेकिन 500 हाथी देते हैं जब कौन? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को, तो उसके बदले में वह काबुल, कंधार, मकरान और हेरात नामक 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। यहीं पर यह चीज नहीं रुकती है, सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी कर देता है। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो यह प्रश्न कई बार बना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो हेलेना था। वह किसकी पुत्री थी? तो सेल्यूकस की पुत्री थी। ठीक, चलिए इस युद्ध के बारे में हम लोग समझते हैं। 305 में सेल्यूकस से यह युद्ध करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसमें संधि होती है, तो 500 हाथी यह देता है किसे? सेल्यूकस को। कौन देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और बदले में लेता है, कई बार प्रश्न बना है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, इन 4 प्रांतों की सूबेदारी यह अपने पास रख लेता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। साथ ही साथ इसी का ही सब पॉइंट है मेगास्थनीज, जो बहुत बड़ा इतिहासकार है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, उसको भी सेल्यूकस दे देता है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। अर्थात यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगता है। आगे क्या होता है? हेलेना का विवाह। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य, CJM मैं लिखता हूं चंद्रगुप्त मौर्य को, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। और हेलेना कौन थी? हेलेना थी सेल्यूकस की पुत्री। तो ये 3 चीजें आप लोग ध्यान से रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड थे। अब एक पॉइंट रह गया, तो वह था कि 298 BC में यह क्या करता है? श्रवणबेलगोला में यह क्या करता है? संथारा पद्धति से, संथारा या फिर इसे संलेखना भी बोलते हैं, संथारा पद्धति से यह जीवन का त्याग कर देता है। ठीक, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इतने पॉइंट्स थे। मैंने बोली बहुत सारी चीजें हैं और लिखा कम है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। संथारा पद्धति क्या है? जो लोग नए हैं नहीं समझ रहे होंगे, संथारा का मतलब है जैन धर्म का यह अनुयायी था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जब जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट जाता है, तो उसका एक पार्ट जो होता है वह कहां चला जाता है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जहां पर क्या है? बाहुबली की प्रतिमा है। हर 12 वर्षों पर बाहुबली का मस्तकाभिषेक किया जाता है। करंट में साल 2018 में उनका मस्तकाभिषेक किया गया है। उसी मूर्ति के नीचे क्या करता है? यह संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण को त्याग देता है चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना विधि का मतलब यह है कि व्यक्ति अन्न और जल दोनों का त्याग कर देगा और भूखे प्यासे तड़प कर वह मर जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी होती है खत्म। सिर्फ इतने पॉइंट अगर आप लोग लिख लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुन लिए, तो चीजें आपकी चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे किसे? बिंबिसार को। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे किसे? बिंबिसार को, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंबिसार, इसका टाइम पीरियड क्या है? 298 BC से लेकर 273 BC, अर्थात 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। देखिए बिंबिसार का क्या है, इसके 2 फेमस नाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बिंबिसार का पहला नाम है अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं का विनाशक। अमित्र मतलब शत्रु, जो आपका मित्र ना हो उसे अमित्र कह सकते हैं, और अमित्र का मतलब है शत्रु, अर्थात शत्रुओं का विनाशक। और जैन ग्रंथों में इसे सिंह सेन की उपमा दी गई है। ये चीजें आप लोग
ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है, लेकिन इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, जब इसका टाइम पीरियड चल रहा होता है तो उसी समय उस तक्षशिला में जहां का शासक सेल्यूकुस था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, आगे चलकर उसी प्रांत में विद्रोह हो जाता है। जब बिंदुसार का टाइम पीरियड चल रहा होता है तो उस समय तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, तो बिंदुसार अपने एक पुत्र सुसीम को वहां भेजता है। प्रश्न बना है यूपीएससी में कई बार कि जब तक्षशिला में विद्रोह होता है बिंदुसार के टाइम पीरियड में, तो बिंदुसार सबसे पहले किसे भेजता है? तो वह सुसीम को भेजता है, अपने पुत्र को। तो सुसीम वहां का विद्रोह नहीं रोक पाता है, तो उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। अशोक ने जाकर वहां के विद्रोह को खत्म कर दिया। तो वहां के लोगों द्वारा अनुमान लगाया गया कि जो बिंदुसार है, इसका अगला पुत्र जो शासक होगा, अर्थात इसका जो उत्तराधिकारी होगा, उसके सारे गुण अशोक में है, तो अशोक इसका उत्तराधिकारी बन सकता है। यही कारण है जो आगे चलकर कुल 99 भाइयों ने उसके साथ युद्ध किया था। ठीक, तो तक्षशिला में विद्रोह होता है, सुसीम और अशोक वहां पर जाते हैं, जिसमें अशोक पूरी तरह से वहां के विद्रोह को शांत करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार का 2 देश के राजाओं के साथ संबंध था। यह भी एक तरह से विलासी प्रवृत्ति का था। सीरिया का एक शासक था जिसका नाम था एंटियोकस। देखिए, सेल्यूकस कहां का था? तक्षशिला का था, जिससे युद्ध किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। लेकिन सीरिया का शासक था एंटियोकस, जिसके साथ संबंध था बिंदुसार का। ठीक, सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार का संबंध था, और इसने उससे 3 चीजें मांगी। कई बार प्रश्न बना है, मैंने बोला ना कि जितने पॉइंट बताऊंगा इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की, क्योंकि इनकी मित्रता थी। कौन कौन सी? सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। तो जो एंटियोकस था उसने सूखी अंजीर और मदिरा तो बड़े प्यार से बिंदुसार के पास भिजवा दिया, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भेजा, और उसने अपना पक्ष रखा कि अगर मैं दार्शनिक अपना आपके पास भेज दूंगा तो मेरे राज्य की सारी नीतियां और रणनीतियां आपको पता लग जाएंगी, जो एक शासक की गरिमा के खिलाफ होगी। तो प्रश्न कई बार बना है कि बिंदुसार ने कहां के शासक से मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी? तो वह सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंटियोकस। और उसने किन चीजों को दिया और किसे मना कर दिया? तो सूखी अंजीर, मदिरा 2 को तो उसने वापस मतलब कि दे दिया इन्हें, लेकिन दार्शनिक देने से उसने मना कर दिया। तो एक सीरिया का शासक एंटियोकस हो गया। अब दूसरा शासक है मिस्र का, जिसके साथ भी इसका संबंध था। मिस्र का शासक कौन था? तो वह था टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। कौन? टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस नाम का एक शासक था जो मिस्र का था। उसने अपना राजदूत डायनोसिस नाम का राजदूत कहां भेजा था? बिंदुसार के राज्य में। तो इससे रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसे आप लोग ध्यान से लिखिएगा। आइए नोट डाउन करते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बातों से ये चीजें याद कर लिए होंगे। इसका नाम क्या है? सबसे पहले इसका नाम है अमित्रघात। क्या है? अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब है शत्रु विनाशक। ठीक है। दूसरा नाम जैन ग्रंथ में मिलता है। जैन ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है मैंने आप लोगों को बताया? सिंहसेन। मैं आज यहां आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं, इसमें 3 शासक हुए, लेकिन तीनों ने अलग अलग धर्म अपनाया था। क्या आप लोगों को पता है? जो पहला शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, उसने जैन धर्म अपनाया। दूसरा शासक बिंदुसार होता है और इसने आजीवक धर्म अपनाया, आजीवक संप्रदाय को अपनाया। आजीवक संप्रदाय क्या है? मैंने आप लोगों को जैन धर्म में बताया था कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, इनका शिष्य था। इनके शिष्य का नाम था मक्खली पुत्र गोसाल। उसने आजीवक संप्रदाय की रचना की थी या आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, तो पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। दूसरा आजीवक संप्रदाय को मानता था बिंदुसार, और तीसरा जब अशोक आएगा तो वह बौद्ध धर्म को मानेगा। तो 3 शासक, तीनों के धर्म अलग अलग। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया। इसके टाइम पीरियड में
तक्षशिला में क्या होता है, विद्रोह होता है। और यह अपने 2 पुत्रों को भेजता है। कौन कौन से? पहले सुसीम को भेजता है, तो यह नाकाम हो जाता है, यह विद्रोह को नहीं रोक पाता है। फिर आगे चलकर यह अशोक को भेजता है। ठीक है, सम्राट अशोक जो आगे बनता है, चक्रवर्ती सम्राट, जिसके 40 अभिलेख है, अभी हम लोग इसके बाद ही पढ़ेंगे। तो आगे चलकर अशोक उन विद्रोहों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित्रघात, शत्रु विनाशक, जैन ग्रंथ, सिंहसेन इसे कहा गया, और तक्षशिला में विद्रोह हुआ। आगे अब हम लोग बढ़े अगर, तो देखते हैं कि इसका जो संबंध है कहां है। सीरिया का जो शासक था, जिसका नाम क्या था, एंटीयोकस। ठीक है, सीरिया के शासक एंटीयोकस से इसका संबंध था। और इसने एंटीयोकस से क्या किया, 3 चीजों की डिमांड कर दी। कौन कौन सी चीजें? ये देखिए, इसी का सब पॉइंट है कि सीरिया के शासक एंटीयोकस से इसने 3 चीजों की मांग की। यहां मैं लिख देता हूं वरना आप लोग भूल जाएंगे। पहली चीज कौन सी थी? सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। दूसरी थी अंगूरी शराब, और तीसरी थी दार्शनिक। इसने 3 चीजों की डिमांड रखी। सीरिया के शासक एंटीयोकस थे। एंटीयोकस ने क्या किया कि ये जो सूखी अंजीर है इसे भेज दिया, अंगूरी शराब भी इसके पास भेज दिया, लेकिन दार्शनिक को भेजने से उसने मना कर दिया। कहा कि महोदय, अगर मैं अपना दार्शनिक आपके पास भेज दूंगा तो वो हमारी भाषा भी समझता है, आपकी भी जानता है, तो मेरे सारी पोल पट्टी जो है हमारी, एक तरह से जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है उसके बारे में वह जाकर जानकारियां दे देगा, और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है पूरी तरह से छीण हो जाएगी। इस वजह से महोदय मैं आपको नहीं भेज सकता दार्शनिक। आप लीजिए सूखी अंजीर, खूब एंजॉय करिए, अंगूरी शराब लेके आप लोग मदमस्त रहिए, लेकिन मैं दार्शनिक आपके पास नहीं भेज सकता हूं। तो इतना पॉइंट हो गया सीरिया से रिलेटेड। उसके बाद मिस्र से भी इसका संबंध था। तो मिस्र का शासक कौन था? टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, या इसका नाम कहीं कहीं आप लोगों को फिलाडेल्फस द्वितीय भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस से इसका संबंध था, और इसने बिंदुसार के कहां पर, राज्य में या राज्यसभा में अपना राजदूत भेजा, जिसका नाम था डायनोसिस। क्या था? डायनोसिस नाम का इसने राजदूत भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं याद करवा दूं। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य से चलते हैं, नामों को लेकर कंफ्यूजन होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में जिस व्यक्ति से युद्ध किया उसका नाम था सेल्यूकस, और वह तक्षशिला का शासक था, जो एक तरह से सिकंदर का प्रतिनिधि था। लेकिन आगे चलकर बिंदुसार का 2 देशों के साथ संबंध रहता है, सीरिया और मिस्र से। तो सीरिया में जो शासक था उसका नाम क्या था? एंटीयोकस, जिससे इसने 3 चीजें मांगी थी। और जो मिस्र का शासक था उसका नाम टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, जहां से एक राजदूत आया था जिसका नाम था डायनोसिस। तो डायनोसिस किसके राज्यकाल में आया था? तो बिंदुसार के टाइम पीरियड में यह मौर्य वंश में आया था, या फिर मौर्य साम्राज्य में आया था। बिंदुसार के राज्यसभा में कौन आया था? डायनोसिस, जो कहां का था? मिस्र का था। लेकिन मेगास्थनीज को लाया गया था, मेगास्थनीज को जीता गया था। किससे? सेल्यूकस से। किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड का है, और डायनोसिस किसके टाइम पीरियड का है? तो बिंदुसार के टाइम पीरियड का है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यूपीएससी कई बार प्रश्न बनाया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यूपीएससी प्रश्न बनाया है, यूपीएससी प्रश्न बनाया है। इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं कोई भी चीज हवा हवाई में नहीं करता। इस चैनल पर आपको हवाबाजी कहीं भी नहीं मिलेगी, ना कॉमेडी मिलेगी, सिर्फ कंटेंट मिलेगा, और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो। ठीक, तो इतने पॉइंट थे किससे रिलेटेड? बिंबिसार से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं सम्राट अशोक पर। बहुत महान शासक थे, इनके बारे में कुछ डीपली हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए
मैंने क्या किया है कि मौर्य वंश में जो ये वीडियो है ना, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को शासकों के बारे में बता रहा हूं। ठीक, जो शासक हुए उनका टाइम पीरियड क्या रहा, उनकी उपलब्धियां क्या रही। अगर आप लोग कहेंगे तो इसी का एक नया वीडियो हम लोग लेकर आएंगे मौर्य वंश का ही, और उसमें हम लोग राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं के बारे में भी बात कर लेंगे। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो, डिमांड नहीं भी होगी तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को मैं वो सारी चीजें दूं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो अगला वीडियो भी मौर्य वंश का ही होगा, और इसमें हम लोग बात करेंगे क्या कि इसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशाओं के बारे में। चलिए पहले इसे कवर करते हैं। आइए, अंतिम शासक आता है अशोक। इसे सम्राट अशोक भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 269 से लेकर 232 बीसी तक। मैंने बताया था आप लोगों को, अभी आपने क्या देखा, शुरू में भी देखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका टाइम पीरियड 322 से लेकर 298 रहता है। उसके बाद बिंदुसार का टाइम पीरियड 298 से ही लेकर कहां तक रहता है, 273 तक। लेकिन अशोक का टाइम पीरियड 269 से क्यों शुरू हुआ, 4 साल बाद क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि 4 वर्षों तक यहाँ अपने 99 भाइयों का वध करता है, उनके साथ ही यहाँ युद्ध करता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तब जाकर यहाँ शासक बनता है। तो 4 वर्षों बाद 269 ईसा पूर्व में यह शासक बनता है और राजा की गद्दी पर बैठता है। इसने क्या किया था, पूरी तरह से यह अभिलेखों पर निर्भर था। इसके द्वारा खुदवाए गए कुल 40 अभिलेख, जिसमें स्तंभ लेख, शिलालेख, बहुत सारी चीजें मिली हैं, धम्म भी मिले हैं। ठीक, तो कुल 40 अभिलेख मिले हैं, जिसके माध्यम से मौर्य वंश के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। उन अभिलेखों पर इसने अपने राजनीतिक दशाएं, आर्थिक दशाएं और शासन प्रणाली के बारे में बहुत सही तरीके से दर्शाया है, लेकिन उसे पूरी तरह से भी पढ़ा नहीं गया है। इसने जो 40 अभिलेख खुदवाए थे पत्थरों पर और स्तंभों पर, 3 भाषाओं में खुदवाया था ज्यादातर, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामेइक। 3 लिपियों में या 3 भाषाओं में इसने खुदवाया था, जिसे सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने पढ़ा था, और जिस अभिलेख को उसने पढ़ा था वो ब्राह्मी लिपि में था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अशोक के कुल 40 अभिलेख हैं। उसकी भाषा मुख्यतः 3 है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेख को पढ़ा जाता है, और उस अभिलेख को पढ़ा जाता है जिसकी लिपि ब्राह्मी थी। ठीक, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर इससे, अशोक के अभिलेख में जो उसका नाम मिलता है वहां ज्यादातर क्या मिलता है, देवानाम पियदस्सी। ध्यान से सुनिए, देवानाम पियदस्सी अर्थात देवताओं को प्रिय, प्रियदर्शी। प्राकृतिक भाषा में या प्राकृत भाषा जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, उसमें जब इसका अनुवाद किया गया तो देवानाम पियदस्सी का अनुवाद आता है देवताओं को प्रिय, प्रियदर्शी। मतलब यह अपने आप को देवताओं को प्रिय मानता था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, मैं लिखवाऊंगा भी, हमेशा हर अभिलेख में इसके नाम को देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी कहा गया। लेकिन 2 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें इसके नाम अर्थात सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है, या सम्राट अशोक मौर्य के बारे में पता चलता है। सम्राट अशोक मौर्य, इस तरह से नाम लिखा मिला है। तो वो कौन कौन से 2 अभिलेख हैं इसके, तो मास्की और गुजर्रा। मास्की और गुजर्रा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर जो 2 शिलालेख मिले हैं, अभिलेख पत्थरों पर खुदवाया गया है, उसमें इसका नाम अशोक मिलता है। कई बार प्रश्न बना है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक मूलतः किन अभिलेखों में मिला है, तो मास्की और गुजर्रा आप लोग याद रखेंगे। कहीं कहीं गुजर्रा को गुर्जरा भी बोलते हैं। ठीक, तो वहां पर मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका 13वां अभिलेख। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जब यह कलिंग में युद्ध करने जाता है, तो जैसे ही यह कलिंग में युद्ध करता है तो वहां की जब महामारी यह देखता है कि बहुत सारे लोगों का रक्त बह रहा है, बहुत सारी विधवाएं वहां पर विलाप कर रही हैं, माएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो इसका हृदय जो है पूरी तरह से व्यथित हो जाता है कि हाय, मैंने यह क्या कर दिया, कितने लोगों को अनाथ कर दिया।
मेरी वजह से इतने लोग रो रहे हैं, तो यह कसम लेता है कि आज के बाद मैं युद्ध की नीति छोड़ दूंगा। कौन? सम्राट अशोक। तो वहीं से इसने युद्ध का त्याग कर दिया और धम्म को अपना लिया। धम्म का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना और बौद्ध धर्म के बारे में दर्शन वगैरह पढ़ना। तो इसके लिए इसने एक बौद्ध भिक्षु से इसने क्या लिया? शिक्षा ली, जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उसके बाद यह युद्ध वगैरह छोड़ देता है कलिंग युद्ध के बाद ही, जिसका उल्लेख 13वें अभिलेख में है, प्रश्न बनता है। ठीक, उसके बाद यह धम्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगता है। आप लोगों ने सुना होगा कि श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो सम्राट अशोक ने श्रीलंका में भी 2 लोगों को भेजा था प्रचार करने, जो इसी के पुत्र और पुत्री थे। कई बार उनका नाम पूछा जाता है। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। यह 2 कहां गए थे? तो ये श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने, और उसके लिए ये बोधि वृक्ष की टहनियां लेकर गए थे। जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, उसे बोधि वृक्ष बोलते हैं। और उसी बोधि वृक्ष की टहनियां देकर सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है कि जाओ आप वहां बौद्ध धर्म का प्रचार करो। तो इस तरह से क्या होता है? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। और इसके बाद आता है वह टाइम पीरियड जब मौर्य वंश का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। बृहद्रथ अपने सेना में ही रहता है, सेना का जायजा लेता रहता है। तभी उसका सेनापति आता है जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग। उसने बृहद्रथ की धोखे से हत्या कर दी और मौर्य वंश का खात्मा करके पूरी तरह से एक नए राजवंश की नींव डाली और जिसका नाम पड़ा शुंग वंश। ठीक, अब यही सम्राट अशोक के बारे में हम लोग इतनी सारी चीजें लिखेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इतनी जानकारी इनफ है? अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में और ज्यादा डिफाइन करूंगा। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा एक्सप्लेन करें, जितना ज्यादा चीजें सुने आप लोग, उतना ज्यादा आपको याद होगी। तो आई होप कि इतनी जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, जो स्टोरी, आप लोगों को चीजें याद हो गई होंगी। चलिए यही हम लोग अब बोर्ड पर सही तरीके से छाप देते हैं। अशोक, सम्राट अशोक 4 वर्षों तक 99 भाइयों से युद्ध। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप लोग तुरंत कमेंट मारेंगे कि अरे सर, आपने तो बताया कि जो बिंदुसार था उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 298 से 273, लेकिन यह शासक 269 में बन रहा है। 4 साल कहां गए? तो यह 4 वर्षों तक अपने 99 भाइयों से युद्ध करता है और फाइनली 269 बीसी में यह शासक बनता है। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हम लोग जानेंगे। क्या करता है? यह अभिलेख खुदवाता है। ठीक, कुल कितने अभिलेख? तो 40। ठीक, भाषा कौन सी थी? बहुत प्रश्न बना है अभिलेखों से। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेइक या आरामेइक भी बोलते हैं। देखिए कई भाषाओं में है, लेकिन मुख्यतः 3 भाषाओं में है। ठीक, तो इन अभिलेखों को पढ़ा किसने? 1837 में। कब पढ़ा गया? 1837 में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा 1837 में। और किस अभिलेख को पढ़ा? जिसकी भाषा ब्राह्मी थी। ब्राह्मी या ब्राह्मी क्या होता है? ब्राह्मी होता है, सॉरी। ब्राह्मी। ठीक, ब्राह्मी भाषा में देखिए कई बार प्रश्न बना है कि जब सबसे पहले 1837 ईस्वी में सम्राट अशोक का अभिलेख पढ़ा गया तो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस भाषा का अभिलेख था वह? तो ब्राह्मी लिपि का था। बात खत्म, यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? 13वां। मार्कर चेंज हो गया क्या? चलिए 13वां अभिलेख इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें
कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है तो ऐसा क्या खास हुआ कलिंग युद्ध में? इस युद्ध के बाद अशोक धम्म अपनाता है। धम्म का मतलब यहां है कि अब वह हिंसा से दूर रहेगा। कलिंग के युद्ध में इतनी ज्यादा वहां पर जाति हो गई या फिर इतने ज्यादा लोगों का नरसंहार हो गया कि उसे देखकर इसका जो हृदय है वह व्यथित हो गया, अर्थात यह व्याकुल हो गया कि हाय मैंने यह क्या कर दिया, इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और उनकी माएं, उनकी विधवाएं, उनके बच्चे वहीं रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। कई बार प्रश्न बनता है कि सम्राट अशोक का हृदय कब परिवर्तित होता है? युद्ध से। तो कलिंग युद्ध से। ठीक है, कलिंग। ऐसा भी बनता है प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध ना करने का निर्णय लिया? तो कलिंग युद्ध से। इसका वर्णन किस अभिलेख में है? तो सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अशोक धम्म अपनाता है और बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाता है और इसी के आधार पर वह अपने पुत्र और पुत्री को, पुत्र जिसका नाम महेंद्र था और पुत्री जिसका नाम संघमित्रा था, इसे यह कहां भेज देता है? श्रीलंका में। आप लोग अगर श्रीलंका जाने का कभी मौका मिले तो जाइएगा। वहां पर अभी भी महेंद्र और संघमित्रा के नाम से वहां पर एक स्थल बनाया गया है। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा के नाम से वहां पर स्थल बनाया गया है और वहां पर भी बोधि वृक्ष है। ठीक, क्योंकि जब बोधि वृक्ष जो आज आपको गया में देखने के लिए मिलता है उसको 3 से 4 बार नष्ट करने की कोशिश की गई है। ठीक, एक बार तो ऐसा होता है कि जब सम्राट अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं तो इनकी पत्नी ने ही उसका पूरी तरह से विनाश कर दिया था। तो इनके जो पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा बोधि वृक्ष की ही टहनी लेकर कहां पर गए थे? श्रीलंका में। तो उस टहनी से वहां पेड़ बना था तो वहां से फिर टहनी लाकर यहां पर बौद्ध वृक्ष का निर्माण किया गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक, कई जगहों पर यह चीजें लिखी हैं। तो वहां पर भी बोधि वृक्ष है। ठीक, क्या समझ रहे थे हम लोग कि पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजकर यह क्या करता है? बौद्ध धर्म का प्रचार करवाता है। कहां पर? श्रीलंका में। अंतिम शासक यहीं पर आप लोग देख लीजिए, कहां का? मौर्य वंश का अंतिम शासक। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अंतिम शासक है बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। अब यहां से कब किया? तो 185 ईसा पूर्व में। ठीक, अब यहां से मौर्य वंश का पूरी तरह से विनाश हो जाता है और शुरू हो जाता है शुंग वंश। अगर आप लोग कहेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? मौर्य वंश का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन। अन्यथा हम लोग शुरू कर देंगे मौर्योत्तर काल, जिसमें हम लोग 2-3 वंश देखेंगे जो मौर्य वंश के बाद आते हैं। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे अब हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कवर भी होने वाला है। अब हम लोग मध्यकालीन भारत में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए जो आपके फ्रेंड ऐसे हों जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की, तो उन तक वीडियोस की लिंक आप लोग पहुंचाइए, क्योंकि अब सिलेबस बहुत तेजी से खींच रहा है। आप लोगों को पता भी नहीं लगा और हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का 90% सिलेबस कवर कर लिया यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होती है पढ़ाई, चीजें पता भी नहीं लगे और आप लोगों को याद भी हो जाए। आई थिंक अब इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 या 8 से 10 वीडियो और आएंगे बस, और हम लोग कवर कर लेंगे किसे? पूरी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। आई थिंक 5-6 वीडियो ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। कुछ वंश है उनके बारे में ही हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री, जिसे मध्यकालीन भारत बोलते हैं। उसके बाद हमारा होगा क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। धीरे धीरे करके सारी चीजें आपकी कवर होंगी। जियोग्राफी भी स्टार्ट होने वाली है,
करंट अफेयर की सीरीज तो स्टार्ट कर ही दी गई है। सुबह 9 बजे उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और यह वीडियो हमेशा आप लोगों को सुबह 7 बजे मिलता है। ठीक, तो इस वजह से इस पर फोकस किया करिए आप लोग। मैं देखता हूँ वीडियो अपलोड हो जाता है, उसके कई घंटों बाद आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो जब वीडियो अपलोड होगा तभी आप लोग देख लेते हैं, तो एनर्जी बनी रहती है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात के 2 बजने वाले हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाहरी आवाज आपके वीडियो तक ना आए, जिससे कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं इतनी रातों तक जग कर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का इतना दायित्व तो बनता है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।